नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह कौर। दिल्ली धमाके के तार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हरियाणा के फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के पुलवामा और अनंतनाग से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मॉड्यूल के साथ मौलाना की साजिश जांच में सामने आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फैकल्टी दिल्ली को दहलाने की प्लानिंग करते रही और जांच एजेंसियों को पता तक नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल ये कि देश की सुरक्षा का है, सवाल खुफिया तंत्र की कमजोर कड़ी का भी है और सवाल देश में बार बार होते आ रहे धमाकों का। दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तक एनआईए की टीमें लगातार दबिशें दे रही हैं। जांच जारी है, तलाश जारी है, लेकिन कब तक? क्योंकि ये देश जानना चाहता है कि आखिर इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। सवाल बड़े हैं और कड़े भी हैं। हमारी खुफिया एजेंसियां आखिरकार कहां पर नाकाम साबित हुई? दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा विस्फोटक लेकर ये कार कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रही? क्यों ये पकड़ में नहीं आई? सुरक्षा चक्र हमारा कहां कमजोर रहा जिसको आतंकियों ने भेद लिया? और अब ये जो नया टेरर सामने आया, व्हाइट कॉलर टेरर, यानी कि एमबीबीएस डॉक्टर्स इस आतंकी घटना में जो शामिल हैं, वो 7 से 8 डॉक्टर अब तक सामने आ चुके हैं जो कि देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली को दहलाने की साजिश उन्होंने रची है। दिल्ली धमाके के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? हमारी खुफिया एजेंसियां ब्लास्ट रोकने में नाकाम क्यों रहीं? पुलिस और जांच एजेंसियों के बीच समन्वय की क्या कोई कमी है? बार बार होने वाले धमाके सुरक्षा तंत्र की पोल खोल रहे हैं क्या? भारत को एक और ऑपरेशन सिंदूर 2 की जरूरत आन पड़ी है क्या? पुलिस के बजाय खुफिया तंत्र में सुधार पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और देखिए, मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ एनएन राव साहब हैं, पूर्व डीसीपी दिल्ली। राव साहब का बहुत स्वागत है। कर्नल विवेक शर्मा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक शर्मा सर का बहुत स्वागत है। राव सर, आपसे चर्चा की शुरुआत करता हूं। हम हर जगह मुस्तैद हैं, हम हर पहर पर मुस्तैद हैं, फिर कहां ऐसी चूक, कहां ऐसी कमी और क्या और बड़ी आवश्यकता है ताकि इस तरह की घटनाओं को हम होने से पहले ही रोक सकें? नमस्कार जी सर। आपको, आपके सभी व्यूअर्स को और कर्नल साहब को भी। देखिए, जो भी चूक की बात हो रही है, मैं उसको थोड़ा सा आगे मैं से थोड़ा सा डिफर करता हूं, क्योंकि चूक अगर होती तो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर खुफिया एजेंसी या जम्मू कश्मीर पुलिस जी हरियाणा तक नहीं आती और हरियाणा में इतना बड़ा जखीरा जिसे कहते हैं एक्सप्लोजन का ना बरामद होता। और वो अगर कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता, पार्ट्स में होता, पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं हो जाता, तो मैं समझता हूँ बहुत ही ज्यादा भयावह सिचुएशन होती है हमारे देश में। तो इस पार्ट को तो हम कहेंगे कि खुफिया एजेंसियों की कामयाबी है। लेकिन हाँ, दूसरा पार्ट जो है कि दिल्ली में वो कार कहाँ से यूपी से चलकर, हरियाणा से चलकर फिर दिल्ली में आ गई और रेड फोर्ट तक पहुंच गई, ये वास्तव में चिंता का विषय रहा है। बट इसमें भी मैं थोड़ा बता दूं कि ऐसी जो खबरें होती हैं, तो जो खुफिया तंत्र को कोई इन्फॉर्मर या इंफॉर्मेशन देने वाला अगर है तभी उसको एक्टिवेट करते हैं, वरना हजारों की संख्या में कारें दिल्ली हरियाणा से दिल्ली में एंटर करती हैं। दिल्ली में लाखों कारें हैं, कौन सी कार में क्या है ये खबर कोई ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार से वैसे ही किसी को जादुई छड़ी की तरह पता लग जाए इंटेलिजेंस एजेंसी को। उनको भी सोर्सेस से पता लगता है। तो लेकिन राव सर ऐसा नहीं है कि भाई हम सिर्फ दिवाली के समय ही एक्टिव होंगे मिठाई की दुकान के लिए, हम सिर्फ होली पर ही एक्टिव होंगे कि खाद्य पदार्थ में कहीं मिलावट तो नहीं चल रही। ये समस्या है। हम ये कह रहे हैं जब चुनाव के वक्त में, राव सर, जब चुनाव के वक्त में हमारी जांच एजेंसियां, पुलिस इतनी सख्त हो जाती है कि कोई 1000 रुपए की गड्डी भी लेके जाए उसको भी पकड़ लेते हो, फिर ये इतना जखीरा कैसे घूम रहा है? ये यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब हरियाणा में जब ये रिकवरी हुई थी तो वहां पर सबको अलर्ट हो जाना चाहिए था, इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस और सारे स्टेट्स को भी अलर्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये नहीं मालूम था कि ये दिल्ली में आएगी कार या कहीं और भी जा सकती है। और ये जो पार्ट है, कोई जरूरी है
रिकवर हो गया वो आगे और कहीं नहीं होगा, ये भी जरूरी नहीं था। तो इसके लिए डेफिनेटली यहाँ पर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कमी रही है, उस कमी को दूर करना जरूरी है। हमें पहले सबसे पहले तो कमी मानना बहुत जरूरी है कि कमी रही है, लेकिन कमी मार के उसको सुधार करना बड़ा जरूरी है आगे के लिए भी। और यहाँ पर बस मैं यही कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं खबर देने में किसी ने चूक हुई है या खबर मिल नहीं पा रही थी और बिना खबर के उस गाड़ी को स्पोर्ट नहीं किया गया। और मैं वही दोबारा कहूंगा कि कई लाखों गाड़ियां अगर दिल्ली में आ रही है तो हर एक गाड़ी को चेक नहीं किया जा सकता। दो तरीके होते हैं, एक तो कहीं से खबर मिल जाए पर्टिकुलर गाड़ी के नंबर के बारे में कि हाँ इस गाड़ी में कुछ है, दूसरा हम कई चेक। सर मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, तो मैं आपसे ये समझूंगा कि ये इनपुट आखिर मिलता किस तरह से है, कौन आप लोगों तक ये इनपुट पहुंचाता है, और जो लोग इनपुट देते हैं उनका कोई दूसरा भी काम है क्या? कहीं सुबह कुदाल लेकर मनरेगा में काम करने जाते हैं क्या वो लोग? मैं वो भी समझूंगा आपसे कि कहां बिजी थे वो लोग। विवेक शर्मा सर आपके पास आ रहा हूं। हमने देखा कि जब हम त्योहारों के मद्देनजर अभियान के तौर पर किसी चीज को ले लें या चुनाव के वक्त हम ले लें, भाई मुस्तैदी हो रही है हर जगह, बोले फिर कहीं कोई न कैश लेके जा सकता न कुछ, हर चीज पकड़ी जाती है। हमने लंबे अरसे से देखा है और देखते चले आ रहे हैं, लेकिन हम दिल्ली के लिए लापरवाह कैसे हो सकते हैं जब हमें मालूम है कि बगल में हजारों किलो जखीरा पकड़ा गया है, बारूद पकड़ा गया है, तो हम क्यों एक्टिव नहीं हुए? सुनील सिंह जी, मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा कि पहले ये इंसिडेंट एक आइसोलेशन में नहीं लेना चाहिए। अगर हमने देखा हो कि आपने अभी कहा था कि ये आपस में ज्वाइन कर रखा है कि नहीं कर रखा, कि आपस में जो स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन है जो कुछ साल पहले थी, 15, 20, 25 साल पहले, जब एक पर्टिकुलर स्टेट की पुलिस दूसरी स्टेट को खबर नहीं देती थी और दूसरी तीसरी को नहीं देती थी, उससे इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ते थे और हमें ये जो टेररिस्ट है उनको वो इतना मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपने देखा होगा कि जे.एंड.के पुलिस ने इनिशिएट किया, एक पोस्टर लगा जैश ए मोहम्मद का, वहां से कार्रवाई शुरू हुई और ये पुलवामा से फरीदाबाद गई, फरीदाबाद से ये रेड फोर्ट में फाइनली ये जो इंसिडेंट हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आपने देखा होगा 2900 केजी अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। अभी ये जो अमोनियम नाइट्रेट केजी है 600 केजी एक जगह पर और 350 केजी एक जगह पर और 2600 केजी एक जगह पर। तो ये जो स्लीपर सेल है, जो एक हमें चीज को समझना चाहिए, एक टेररिस्ट है जो अटैक करती है, एक है स्लीपर सेल। हमारी बदकिस्मती है कि आज हमारे पहले ये स्लीपर सेल होते थे थोड़े से बिना पढ़े लिखे हुए, जिनको रेडिकलाइज करके उनको कुछ पैसे देकर उनको उनसे फायदा उठाया जाता था। लेकिन आज बस जो चिंता का विषय है कि अभी व्हाइट कॉलर जो एजुकेटेड आर्मी है, जो डॉक्टर्स हैं, वो रेडिकलिज्म में आ गए हैं, वो स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं। ये सबसे चिंता की बात है। ये जो हम हर वक्त कहते हैं कि 2.5 थ्रेट पाकिस्तान, चाइना और ये जो 0.5 है, ये 0.5 जो थ्रेट है हिंदुस्तान के ऊपर सबसे बड़ा थ्रेट है मेरी। ये अभी ये जो 2900 केजी अमोनियम नाइट्रेट जो असेंबल हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ होगा, उसको ऊपर कई टाइम से अलग और एक ही जगह पर भी नहीं उसको किया होगा। कुछ कहीं पर कुछ हो सकता है कि सहारनपुर में हो, कुछ आपको फरीदाबाद मिला, हो सकता है कुछ दिल्ली में। सर मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, सर मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, ये सवाल हर किसी के जहन में है, काम जनता के भी, वो ये जानना चाहते हैं लोग, क्या हम अभी भी तकनीक के मामले में इतने कमजोर हैं कि हम ऐसे लोगों को भांप नहीं पाते? ये डॉक्टर आए ठीक, लेकिन इससे पहले इंजीनियर भी रहे हैं स्लीपर सेल, हमने प्रोफेसरों को भी देखा है स्लीपर सेल का काम करते हुए। कई लोग ऐसे हैं जो बड़े पढ़े लिखे हैं जिन पर कोई शक ही नहीं कर सकता। अब ये डॉक्टर आ गए, ये आपने ठीक कहा कि ये एक दिन में नहीं जुटा लिया इतना जखीरा इन्होंने, ये लंबे अरसे से ढो रहे होंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो हम क्यों नहीं इन्हें टारगेट कर पाए, क्यों नहीं पकड़ पाए? सर ये आपका सही है कि जैसे स्लीपर सेल्स का भी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ये एक स्लीपर सेल का होके वो मॉड्यूल तभी पकड़ा जाता है। जहां तक अभी ये है कि इतने अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में ये काम कर रहे थे, क्या इनकी पुलिस वेरिफिकेशन हुई थी? अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि इनकी सिर्फ चेक की थी कि मेडिकल डिग्रीज हैं। तो अगर हम एक घर में चौकीदार भी रखते हैं,
अगर एक काम वाला भी रखते हैं तो उसकी भी पुलिस वेरिफिकेशन करके ही उसको करते हैं। तो इतनी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस है यहाँ पर ये डॉक्टर थे, क्या अगर पुलिस वेरिफिकेशन हुई होती तो हो सकता कि शायद इनका उसी वक्त ही कहीं ना कहीं से इनपुट आ जाता। तो कुछ खामियां हैं कि हम और ग्रांटेड ले लेते हैं कि एक पढ़ा लिखा आदमी, एक एजुकेटेड आदमी ऐसे काम नहीं करेगा, लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए हर एक कम्युनिटी में रेडिकल एलिमेंट है, और बदकिस्मती से ये जो रेडिकल एलिमेंट है, ये व्हाइट कॉलर जो आज हमारे देश के ऊपर हमला कर रहे हैं, इनको पकड़ना, हमारा जो इंट नेटवर्क है वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जी। हमारा आपस में एक नेबर को दूसरे नेबर का पता नहीं है, उसको नजर रखनी पड़ेगी। सोसाइटी को एक अपना चुकन्ना होके, विजिलेंट होके आसपास के लोगों के ऊपर आप कह लो कि जासूसी करनी पड़ेगी अगर आज के माहौल में को देखते हो। विवेक सर, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी टाइप के ये जो हैं, जो टेरर अड्डे, इनका क्या किया जाए? अभी बता रहे वहां 10-12 दिन तक वो कार ही खड़ी रही उसी यूनिवर्सिटी कैंपस में। खरीद के उस कार को पहले वहां डिजाइन किया गया, वहां से उसमें व्यवस्था दी गई कि अब ये मौत का सामान तैयार हो गया, फिर एक डॉक्टर लेके निकलता है उसे। तो यही है कि अगर आप नॉर्मल कार पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी करो तो 10 सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं, ये गाड़ी क्यों खड़ी है। और ये हॉस्पिटल में इतनी देर अगर गाड़ी खड़ी रही और बगल में इतना अमोनियम नाइट्रेट हुआ, तो लोकल जो है, जो जहां से भी उन्होंने ये कमरा किराए पर लिया था, जहां पर ये सामान रखने के लिए, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं थी? तो ओवरऑल पूरी सोसाइटी में जो जब ये स्लीपर सेल है, यही तो प्रॉब्लम है कि हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। लेकिन हमें विजिलेंट होना पड़ेगा, हर एक ऊपर नजर रखनी पड़ेगी कि ये हम नहीं कह सकते कि हमारे साथ वाला आदमी की क्या मेंटेलिटी और किस बारे में कैसे सोचता है। जी राव सर, कैसे पता चलता है? किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, आप लोग दूर से पता कर लेते हो, उसकी सांस वैसे ही फूल जाती है, वो कहता है भाई सब रोक लिया, हो गया काम, चालान तो काटे ही काटेंगे राव साहब। लेकिन ये नहीं पता चल पाया आप लोगों को कि ये इतना जखीरा लेके घूम रहे हैं, कहां कहां से, किस किस चेक पोस्ट से, कहां किस रेड लाइट से निकलती हुई पहुंच गई लाल किले तक गाड़ी। जी जी, देखिए जो आपने चालान काटने की बात की ड्राइविंग लाइसेंस की, वो होता है एक रैंडम चेकिंग। मान लो कोई गाड़ी में कोई कमी है किसी प्रकार की, तो उसको चेक किया, तो उसके बाद पूछा लाइसेंस है कि नहीं है, वो फिर वो बताएगा नहीं है मेरे पास ड्राइविंग। एक तो ये तरीका नॉर्मल तरीका पुलिस का रोकने का, चेक करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि एक तो खबर की बात है, कोई खबर नहीं, लोग ये कहते हैं, धारणा ये है राव साहब कि जिस दिन भैया लाइसेंस घर भूल गए उसी दिन दाब लिए, हर रोज ले जाते हैं तब नहीं पूछते हैं, जिस दिन घर पे छूट गया उसी दिन राव साहब ने दाब लिया। अब हम वो समझना चाह रहे हैं राव साहब, कौन सी तकनीक है वो? मैं बता रहा हूँ सुनील जी। देखिए ये तो इत्तेफाक होता है, कभी किसी का पकड़ लिया, मान लो इतने आदमी ये होते हैं घर में, रोज लेकर नहीं चलते हैं या चलते हैं, तो ये थोड़ी सारे पकड़े जाते हैं। बट हाँ, ये बात सही है कि एक आदमी की फेस रीडिंग देखी जाती है। आदमी जो पुलिस है ना, उसका चेहरे से हाव भाव से पता लग जाता है। कोई आदमी क्राइम करने की नीयत रखता है ना, तो वो उसके चेहरे की हवाइयां दूसरी हो जाती है। तो ये पुलिस की ट्रेनिंग में दिखाया जाता है किस प्रकार से आपको फेस रीडिंग करनी है। तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जब सख्ती होती है, जैसे आपने इलेक्शन टाइम की बात की या ऐसी कोई बात की, जबकि कोई दिवाली, दशहरा और कोई 15 अगस्त 26 जनवरी की बात होती है, बड़ी जबरदस्त चेकिंग होती है। हर नाके पे गाड़ियां चेक की जाती हैं, हर नाके पे जब गाड़ी चेक की जाती है उसमें डिक्कियां भी खोल के देखी जाती हैं। यहाँ पर कोई ऐसा कोई फंक्शन नहीं था या ऐसा कोई नहीं था। ये जो स्पेशल चेकिंग होती है ना, आपके हिसाब से और पब्लिक के हिसाब से भी मैं समझता हूँ सारे साल रहनी चाहिए। पुलिस की प्रेजेंस वहां पर अगर रहे और चेकिंग एट रैंडम रहे। मैं विदेशों में भी सर्विस किया, यूनाइटेड नेशंस में, मैंने देखा वहां पे सरप्राइज चेकिंग शुरू हो जाती है कहीं भी कभी भी। तो लोगों को ये होना चाहिए कि पता नहीं कौन से रोड पे कब सरप्राइज चेकिंग चेक पोस्ट लग जाती है, उसको चेक पॉइंट बोलते हैं। तो वो उसपे बहुत सी चीजें पकड़ी जाती हैं, अचानक पकड़ी जाती हैं, किसी में पकड़ी गई किसी में नहीं पकड़ी गई। तो ये भी ऐसा है कि दूसरा आपने एक बड़ी जरूरी बात पूछी थी कि कैसे पता लगता है कि क्या सिस्टम में कौन खबर देता है। खबर देने वाले होते हैं एक प्रकार से आईबी के जो टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एसेट्स, हमारा वो एसेट्स होते हैं। देसी पुलिस की भाषा में उसको खबरी लाल बोलते हैं या मुखबिर बोलते हैं। वो जनरली कुछ तो पेड होते हैं या किसी उनका कोई सेल्फिश इंटरेस्ट होता है, तो वो पुलिस को खबर देते रहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ हर पुलिस ऑफिसर की जिम्मेवारी है कि अपने अपने क्षेत्र में
कुछ खबरी लाल रखे जाए, पाले जाएं, ताकि वो उनको खबर देते रहें। इसमें भी अगर ये होता कि हाँ, और दूसरी बात ये कि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू उठाया कि ये एक दिन में तो नहीं हुआ। करेल साहब ने भी यही बताया, ठीक बात है, इतना जखीरा को एक दिन में नहीं। मैं लोकल वहां इंटेलिजेंस पे जो यूनिट है एलआईयू, मैं उसकी बुद्धिमत्ता पर भी प्रश्न खड़े करना चाहता हूं। फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ये सारा सब चलता रहा, वहां से डॉक्टर क्या से क्या खेल करते रहे, वो लोग आके और घटना हुई, उसमें ये लोग दबोचे भी गए। बावजूद इसके ये जानकारी नहीं हासिल हो पाई हम लोगों को कि एक गाड़ी यहां से निकल चुकी है ये लेके मौत का सामान। देखिए, ये जो धारणा है ना कि पढ़े लिखे आदमी को क्राइम नहीं करते हैं, ये धारणा धीरे धीरे कम होती जा रही है, और खासतौर से इस कम्युनिटी के लोगों के लिए खासतौर से कम होती जा रही है। जहां पर ऐसी कम्युनिटी का, दूसरी कम्युनिटी जो इसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, सबको पता है किसकी बात कर रहा हूँ, वहां पर ऐसी होती है, उसमें डबल सस्पेक्ट होना चाहिए। दोबारा दो बार उनको शक की निगाह से देखना चाहिए। ये यहाँ की लोकल पुलिस का, एलआईयू का ये सब काम है कि उनको करें। दूसरा, इनकी वेरिफिकेशन, जहां पे किराए के मकान में ये रहे हैं, यहाँ पे किराए के स्टोर लिया था इन्होंने यहाँ रखने के लिए, वहां पर पुलिस का एक बड़ा सिस्टम प्रोटोकॉल ये है कि टेनेंट वेरिफिकेशन का साधन है, हर स्टेट में है, यहाँ दिल्ली में अकेले नहीं है, हर जगह है। जहां भी कोई किराएदार रखेगा तो उसको, किराएदार को वेरिफिकेशन कराने का एक जिम्मेवार है मकान मालिक का। तो यहाँ पर वो भी मेरे ख्याल से नहीं हुआ है, और यहाँ भी वो चूक हुई है कि मकान मालिक ने नहीं किया। वहां की पुलिस को, लोकल पुलिस को भी पता होना चाहिए, बीट और डिवीजन के स्टाफ को, जो हमारे क्षेत्र में रहते हैं, हर एक एरिया को बांटा हुआ है। ठीक है सर, बीट्स में ठीक है सर, मैं फिर आऊंगा आपके पास, विवेक सर के पास जाऊंगा। विवेक सर जी, हालांकि ये चर्चा का विषय नहीं, लेकिन ये बात जरूर सब जानना चाहते हैं, क्या यही कारण है कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे, हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता? क्योंकि आप अल-फलाह यूनिवर्सिटी जैसी, जहां से आप डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर रहे हो, वहां से आप ये मौत का सामान भारत में बारूदी फैक्ट्री लेके चल रहे हो, और भारत माता वंदे मातरम पर छाती में सांप लौट जाता है आपके। सुनील सिंह जी, आप एकदम सही कह रहे हैं कि जो ये मेंटेलिटी है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ये एक वो आइडियोलॉजी दर्शाती है कि वो हर एक चीज को, अपने रिलीजन को आगे रखते हैं और भारत देश को पीछे रखते हैं। जब तक नेशन फर्स्ट की पॉलिसी इनके मन में नहीं आएगी, और तब तक ये इनके रेडिकलिज्म चलती रहेगी। जब जिस दिन इनका हो जाएगा कि ये भारत देश मेरा देश है, इसमें कोई घटना नहीं घटनी चाहिए होगी, तो रिलीजन बहुत पीछे चले जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से इनके जो मदरसे हैं, जो उनकी टीचिंग्स हैं, उनके जो प्रोपोगंडाज हैं, उस बेस पर ही चलते हैं कि एक दिमाग में एक कीड़ा फंसा दिया जाता है कि हम अलग हैं भारत से। जब तक ये प्रॉब्लम आएगी तब तक ये चलता रहेगा। और दूसरा, मैं आपके दूसरे सवाल पर एक करना चाहता था कि जो सीसीटीवी कैमरा में जो मुद्दा आया था, सीसीटीवी कैमरा में आपको लगाने से काम नहीं बनेगा, आपको मॉनिटर करना, डे टू डे मॉनिटर करना जरूरी है। आजकल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आपका जब तक मॉनिटर नहीं करोगे, सिर्फ रिकॉर्डिंग करके आप बाद में इंसिडेंट के बाद देखो कि क्या हो गया, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो हमें जो खासकर पुलिस को, जो कैपिटल सिटीज हैं या जो ऐसे टारगेट्स हैं जहां पर भीड़ भड़ाका ज्यादा होता है, वहां पर ज्यादा जरूरत होता है कि सीसीटीवी कैमरा को 24/7 मॉनिटर भी किया जाए। हाँ, जहां तक ये रेडिकलिज्म की बात है, लेकिन खुशकिस्मती से मैं आर्मी में से हूं, तो एटलीस्ट आर्मी में भी हमारे सारे हैं, हिंदू, सिख, मुस्लिम सब हैं। हम तो कभी नहीं विवेक सर, ये कहना, ये नहीं कहना। विवेक सर, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया, तब ये कहा कि हम अभी इसे इसलिए होल्ड कर रहे हैं कि अगर दोबारा कभी इस तरह की हिमाकत पाकिस्तान की ओर से हुई तो हमारा ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जारी रहेगा, और ये निरंतर चल रहा है। अभी इसे होल्ड कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है खत्म हो गया। तो क्या वक्त आ गया? क्योंकि कहीं से भी देख लीजिए, ये लोग भारत का खाकर, भारत के रहने वाले लोग यहां पर तालीम हासिल करके, कोई फ्री में ले रहा है, कोई जनता के टैक्स से पढ़ रहा है, और यहां मौत बांट रहे हैं। पाकिस्तान से संचालित हो रहे हैं ना सब, कोई जैस का है, कोई कैश का है, न जाने किस किस के स्लीपर सेल हैं ये लोग। तो क्या पार्ट 2 की जरूरत आ गई?
बिल्कुल सुनील सिंह जी, पहलगाम को कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 6 महीने ही हुए हैं, अभी अप्रैल में हुआ था। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला, और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ हॉल्ट किया गया है, ये खत्म नहीं हुआ अभी इसको, ये और वॉर अगेंस्ट टेरर ये एक ऐसा नेवर एंडिंग प्रोसेस बन गया है। पिछले हम कोई तकरीबन 2008 से मुंबई ब्लास्ट जब से हुए, 6 से, तब से हम देखते आ रहे हैं। हाँ, कुछ टाइम के लिए ये इसमें वक्फा आ गया, लेकिन इस साल एक पहलगाम हो गया, दूसरा ये इंसिडेंट हो गया। तो अभी जरूरी है कि पहले तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बहुत सही स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे भावनाएं भड़के या दो कम्युनिटीज में क्लैश हो। लेकिन हम पहले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जहां तक अभी तक है कि हमें लग रहा है, पता है कि ये टेररिस्ट अटैक है, लेकिन इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या है वो जानना जरूरी है। एक बार हमें वो कॉन्स्पिरेसी का क्लियर कट जब एनआईए की से आ जाएगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि भारत सरकार और हिंदुस्तान छोड़ने वाला नहीं है। इसका पूरा जो हम जो करना है, जिन्होंने ये विद इन इंडिया जिन्होंने ये किया है, जो है उनको भी गवर्नमेंट नहीं छोड़ने वाली, और जो अक्रॉस द बॉर्डर है उनको भी छोड़ने वाली। इस बात का इंतजार है देश को, भारत वासी को, हर जो देश में रह रहा है, विदेश में रह रहा है, कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 क्या भारत जल्द से जल्द लॉन्च करने वाला है इन आतंकियों के खिलाफ। राव सर, आपके पास आ रहा हूं जी। 2008 में दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, शायद उस समय आप सेवा में होंगे। जी हाँ। वो दृश्य, वो तस्वीर आपने देखी होगी, जगह जगह कनॉट प्लेस से लेके करोल बाग और कई जगह वो ब्लास्ट हुए थे। पत्रकार के नाते उस समय हम लोग फील्ड पे थे, रात भर सीपी में ही। मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे, उस तरह का मॉड्यूल था क्या ये? देखिए सुनील जी, 2008 का जो इंसिडेंट हुआ था, सीरीज थे, 5 जगह पर बम हुए थे, 4 जगह फट गए थे। एक जगह कनॉट प्लेस जो चिल्ड्रन पार्क है इंडिया गेट के पास, वहां पर लाइव मिला था वो जी। और वहीं से फिर आगे इन्वेस्टिगेशन आगे चली थी। आपने भी अच्छे से देखा हो, क्योंकि आप तब फील्ड में आप काम कर रहे थे। वो मॉड्यूल, वो भी पढ़े लिखे लोगों का मॉड्यूल था, वो भी अच्छे एजुकेटेड, अच्छे आईटीआई एक्सपर्ट, जो कंप्यूटर बिल्कुल इंजीनियर लोग थे, वो सारे जी वही थे। और वहीं से पता लगा था। उससे पहले भी मैं आपको बता दूं, 1-2 और केसेस भी पता लगा था कि पढ़े लिखे लोगों का अब ये उग्रवाद को करने के लिए पढ़े लिखे लोग लाने लगे हैं। पहले वाली बात नहीं है कि अनपढ़ लोग और जरूरतमंद गरीब लोगों को इन्होंने रेटलाइज करके उनको लालच में डाल के दे दिया था। वो लालच वाली बात अब खत्म होगी। अब तो अच्छे पढ़े लिखे, जैसे आप देखिए डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर की बात है कि वो जान बचाएं, किसी लोगों की जान बचाने का इनका एक बड़ा पेशा है, प्रोफेशन, इतना नोबल प्रोफेशन है, लेकिन उसकी बजाय मौत बांट रहे हैं। कितने शर्म की बात है। इनको मतलब कोई भी इनके जहन में कुछ नहीं आता। इनके धर्म में ऐसा कैसे लिखा जाता है कि आप हिंसा पे उतारू हो जाएं। तो ये पढ़े लिखे लोगों की जमात अब आप ये जो बेवकूफी के काम करने लग गए हैं, यानी उग्रवाद को फैलाने की बात कर रहे हैं, इन पर नजर रखना और इन पर सख्ती से नजर रखना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। मैं समझता हूँ ये ऑपरेशन सिंदूर रुकना ही नहीं चाहिए। अब ये जो कह रहा था, जब पहले हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर कोई अगला ऐसा इंसिडेंट हुआ तो इट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वार, और तो ये कल जो परसों जो हुआ है दिल्ली में, ये एक्ट ऑफ वार को मान लेना चाहिए। और उसके बाद मैं समझता हूँ, मैं ही नहीं समझता, पूरे भारतवर्ष के बिल्कुल सरकार को इसके लिए तत्परता से वो सारी चीजें जो सरकार कह रही है, भरोसा दे रही है, उस पर तो काम हो ही रहा है। जांच एजेंसियां लगी हुई हैं कि इन आतंकियों का कहां कहां किससे कनेक्शन है, कहां कहां इनका तार और नेटवर्क बिछा हुआ है। लेकिन वो लोग जो भारत माता की जय, वंदे मातरम और राष्ट्रगान पर छाती पीटने चले आते हैं, कहते हैं इसकी इजाजत हमारा इस्लाम नहीं देता, वो लोगों को भी बाहर आना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि क्या इसकी इजाजत तुम्हारा इस्लाम देता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। वो लोग आए बाहर। 8-9 डॉक्टर अब तक आ चुके हैं और सब वही हैं, एक ही जमात के। कहां है वो लोग? उनके मुंह में दही जम गया क्या? और इसमें ऐसा नहीं विवेक सर कि इसमें मुसलमान मरा हो, इसमें कितने हिंदू मरे हैं और उनके साथ मुसलमान भी मरा है। ऐसा नहीं कि ये लोगों ने जाके सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश की हो, वहां हर तरह के लोग थे। मोहसिन भी था मेरठ का, ई रिक्शा चलाने वाला, वो भी मर गया।
ऐसे लोगों के खिलाफ कम से कम उन लोगों को बाहर आना चाहिए जो बात बात पर फतवा जारी करते हैं। शुक्रिया सर, चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।